नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही के कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनावपूर्ण संबंध और उसके बाद खाड़ी के देशों में हाल ही में शुरू हुए युद्ध की वजह से इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरे तरीके से पड़ा है। साथियों, इससे क्या है कि भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार कम होती हुई दिखाई दे रही है और डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपए की कीमत है वो लगातार गिरती जा रही है। इसी महीने डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कीमत है वो सबसे निचले स्तर पर जा पहुंची है और लगभग 96 रुपए के आसपास ट्रेंड कर रहा है, यानी कि $1 कीमत 96 रुपए 97 के आसपास ये ट्रेंड कर रही थी। साथियों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए और अपनी इकोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के कदम भी उठाए गए हैं, जिनमें हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी, जैसे कि सोना न खरीदने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा विदेशी यात्रा न करने की सलाह दी गई, जिससे जो आयातित चीज़ हैं, जो हम आयात करते हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा अंकुश लगाया सके और जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको नियंत्रित किया सके। तो एक कदम माना जा रहा था, तो उस पर भी असर पड़ा है। लेकिन हाल ही में एक खबर निकल के आ रही है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आरबीआई के द्वारा अभी $12 अरब का सोना बेचने की बातें आ रही हैं कि आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए और डॉलर के मुकाबले जो रुपए का कीमत लगातार गिर रहा है, इसको सहारा देने के लिए $12 अरब की जो सोना है वो बेची गई है, गिरवी रखी गई है। अब साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार सोना बेचने की नौबत क्यों आई। इसके अलावा इस खबर में कितनी सच्चाई है, जिस विश्लेषण के आधार पर बातें कही जा रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या भारत अब जिस प्रकार से 1991 में जिस प्रकार से आर्थिक संकट देखने को मिली थी, तो क्या उसकी राह पर तो नहीं चल पड़ा है। इन तमाम संभावनाओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग लगा रखी है, जिसमें इसको लेकर के बातें कही जा रही हैं, जिसमें $12 अरब का स्वर्ण भंडार जो आरबीआई ने बेचा है, इसके दावे की बातें कही जा रही है। हालांकि इसमें रिपोर्ट के मुताबिक भी जानकारी इसमें प्रकाशित की गई है। अब आते हैं खबर पे। दरअसल साथियों, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स नाम की समाचार एजेंसी के द्वारा भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके हिसाब से विश्लेषण किया है और उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से डॉलर के मुकाबले अभी काफ़ी कुछ हद तक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है रुपए की कीमत में, तो उसके प्रयास से, मतलब आरबीआई के प्रयास से ऐसा हो रहा है। उनका कहना यह है कि विदेशी मुद्रा संपत्तियों को बचाने के लिए अपने सोने का भंडार का कुछ हिस्सा इनके द्वारा बेचा गया होगा, इस प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इनमें जो ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिक्स हैं, भारतीय अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 22 मई के पिछले 2 हफ्तों में लगभग $12 अरब मूल्य का स्वर्ण भंडार बेचा है, जबकि $7.5 अरब की विदेशी मुद्राएं संपत्ति खरीदी गई हैं। मतलब इस प्रकार से एक्सचेंज किया गया है। अब साथियों, क्या है कि उसके बावजूद भी डॉलर के दाम अभी कुछ हद तक काफ़ी सुधार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये लग रहा है कि जो 4,405 जैसे $12 अरब का जो व्यापार हुआ, जिसमें स्वर्ण मुद्रा बेची गई है, और $7.5 अरब का हमने विदेशी मुद्रा खरीदी, जिसमें यूरो है या कि फिर डॉलर है, इनको हमने खरीदा है। लेकिन जो $4.5 अरब का जो व्यापार है, जो अमाउंट नहीं दिखाया जा रहा है, वो हो सकता है कि इतने का भारत ने अपने रुपए को मजबूती देने के लिए बाजार में लगा दिया हो। ऐसे में क्या है कि बाजार का जो स्थिति है, रुपए की जो कीमत है, काफ़ी हद तक सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर के भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आरबीआई ने कुछ सोना बेच दिया हो, तो इसको लेकर के चर्चा हो रही है। अब साथियों, इस घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा और विस्तार से हम इसको बात को समझते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हम अपने भारत में व्यापार करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हम रुपए में खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन जब वही व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, इंटरनेशनल मार्केटों में होती है, तो जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जो करेंसी है डॉलर है। हालांकि इसके कई अपवाद भी हैं, जैसे हम रसिया के साथ जो तेल खरीदते हैं वो रूबल में खरीदते हैं, और भी कई देशों के साथ हम लोकल उनकी करेंसी में भी व्यापार करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो व्यापार होता है वो डॉलर के माध्यम से होता है, डॉलर में ही होता है। अब साथियों, डॉलर भारत में आता कैसे है, थोड़ा इसके बारे में बता दूं। तो क्या होता है कि जब भारत में भारत जब कोई सामान विदेशों में एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बेचता है, निर्यात करता है, तो उनके माध्यम से डॉलर आता है। इसके अलावा जब किसी विदेशी कंपनी, जैसे कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर के इन्वेस्ट करती है, अपने पैसे लगाती है, तो भी डॉलर लेके आती है और भारत में करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद और यहाँ पर कार्य करती है। तो मतलब जब कोई विदेशी कंपनियाँ भारत में काम करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वो भी डॉलर में करती हैं। इसके अलावा कुछ हिस्सा जो हम कर्ज लेते हैं आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं, तो उसमें भी हमें मिलता है। इसके अलावा कुछ भारतीय जो विदेशों में रहकर कार्य करते हैं और वहाँ से भी डॉलर भेजते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जिन पर डॉलर की कमाई भारत को होती है।
लेकिन साथियों काफ़ी हद चीज़ें ऐसी हैं जो भारत इम्पोर्ट करता है, हम भारत विदेशों से खरीदता है तो उनके लिए डॉलर में पेमेंट करता है। सपोज के लिए हम उदाहरण की बात करें तो जैसे हमें किसी सोना ही खरीदना है या फिर हमने ऑयल खरीदना है तो हम इसका पेमेंट डॉलर में करते हैं। तो क्या होता है कि जब डॉलर जब खरीद हम मतलब जब हमारा निर्यात जो होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं वो कम हो जाता है, जबकि जो इम्पोर्ट है जो हम खरीदते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, तो इससे क्या है कि विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो लगातार गिरने लगती है, कम होने लगती है। ऐसे में डॉलर के मुकाबले जो रुपए की कीमत है वो भी लगातार गिरने लगती है। अब इसको यदि मैं और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप इस प्रकार समझिए। मान लीजिए भारत में बहुत सारे उद्योगपति हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेशों में व्यापार करती हैं, अलग अलग सेक्टर में कार्य करती हैं। तो मान लीजिए 100 व्यापारी भारत में हैं और $100 की उनको आवश्यकता है। तो क्या है कि $1 एक व्यापारी को $1 आएगा तो डॉलर की जो कीमत होगी वो ₹1 की होगी। लेकिन वहीं यदि 100 व्यापारी होते हैं लेकिन डॉलर की कमी हो जाती है, डॉलर लगातार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के पास कम हो जाते हैं, डॉलर $50 ही बचते हैं, तो ऐसे में $1 की कीमत ₹2 हो जाएगी, मतलब ₹2 में $1 मिलने लगेगा। तो इस प्रकार से डॉलर की कीमत लगातार घटते और बढ़ते रहते हैं। अब आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे जैसे कि डॉलर ही पूरी वैश्विक मार्केट क्यों बनी, मतलब पूरी दुनिया की जो करेंसी है वो डॉलर ही क्यों बना, तो उसके पीछे क्या कहानी है, तो उसको मैं चर्चा कर लेते हैं। दरअसल क्या है कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तब पूरी दुनिया में कई ऐसे देश थे जो पूरी तहस नहस हो गए थे, काफ़ी बर्बाद हो गए, काफ़ी युद्ध के बाद से काफ़ी उनका जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से डूब गया था। लेकिन जो अमेरिका था वो लगातार इन देशों को सप्लाई कर रहा था हथियार सप्लाई करके और लगातार इनोवेशन करके अपने देश को तरक्की कर रहा था। अमेरिका लगातार आगे बढ़ रहा था और जो उसमें व्यापार हो रहा था वो सोने और भी अन्य क्षेत्रों में हो रहा था। मतलब सोना दे करके ये लोग हथियार खरीदते थे, जो जो देश हैं जो युद्ध में थे तो वो हथियार जब खरीदते थे सोना देकर खरीदते थे। तो ऐसे में क्या है कि पूरा जो सोना है वो अमेरिका के पास चला गया। तो इस यूरो डॉलर को मजबूत बनाने में कुछ घटनाएं घटी, जिनमें एक है ब्रेटन वुड्स समझौता और दूसरा है पेट्रो डॉलर समझौता। साथियों इन दो समझौतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बारे में चर्चा हम करें तो जैसा मैंने आपको बताया पहले सोने में व्यापार होता था, लेकिन जब पूरी दुनिया में द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ तो एक एहसास हुआ कि भाई ऐसा कोई डॉलर चाहिए, ऐसी कोई मुद्रा चाहिए जिसमें दुनिया भर के देश व्यापार कर सकें ताकि उनको कोई दिक्कत न आए, कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे में अमेरिका आगे निकल कर आया और उन्होंने कहा कि सोना एक माध्यम है, सोना पर आप व्यापार कर सकते हैं या फिर हमारे यूरो जो अमेरिकी डॉलर है उसको आप मान्यता दे दें। तो दुनिया भर में जो सोना था वो खत्म हो गया था और बाकी देशों के पास सोना तो था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि 44 देश तक, अब देख सकते हैं 1944 में 44 मित्र देशों के प्रतिनिधि ने ब्रेटन वुड में एक समझौता किया, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो किसी देश को नुकसान ना हो। और उन्होंने विश्व की मुद्राओं में मतलब सोने को नहीं जोड़ा बल्कि अमेरिकी डॉलर को जोड़ा, यानी कि अमेरिकी डॉलर को मान्यता दिया कि हम अमेरिकी डॉलर को एक्सेप्ट करेंगे और इसमें हम व्यापार करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि अमेरिका डॉलर है वो ब्रेटन वुड समझौता के तहत एक महत्वपूर्ण और वैश्विक जो करेंसी है वो बन गया। अधिकांश देश में क्या है कि भुगतान करने लगे। तो इस प्रकार की घटनाएं घटी। उसके अलावा यहाँ से शुरुआत हुई और दूसरी जो घटना घटी जिसमें क्या है कि अमेरिका तो व्यापार करने ही लगा, साथ दूसरी जो घटना घटी वो है अमेरिका और सऊदी के बीच एक पेट्रो डॉलर समझौता हुआ। 1974 में क्या हुआ कि 1970 के दशक के आसपास खाड़ी के देशों में काफ़ी ज़्यादा तेल के कुएं बने। इसमें चाहे इराक हो, सऊदी हो, इसके अलावा यूएई हो, बहरीन हो, मतलब कुवैत हो, कई ऐसे देश थे जहाँ पर तेल के भंडार पाए गए और तेल उन्होंने निकालना शुरू किया। ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिका और सऊदी ने एक गुप्त समझौता कर लिया जिसके तहत क्या होगा कि अमेरिका खाड़ी के इन देशों को, मतलब सऊदी को, पहले सऊदी समझौता हुआ और सऊदी को सुरक्षा देगा और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके बदले में जो सऊदी है वो अमेरिका को तेल डॉलर में देगा, मतलब पेमेंट करेगा अमेरिका और डॉलर में करेगा, यानी कि पेट्रो डॉलर समझौता हुआ। उसके बाद साथ ही ओपेक कंट्री जो तेल निर्यातक देश है, ओपेक का संगठन था, उन सभी देशों ने इस प्रकार के समझौते कर लिए और तेल जो व्यापार होने लगा पूरी दुनिया में वो डॉलर में होने लगा, जिसे हम पेट्रो डॉलर समझौता कहते हैं। तो इसके बाद से क्या हुआ, इसके अलावा और भी कई कारण जिसमें अमेरिका लगातार इनोवेशन कर रहा था। आज सभी आप जो देखते हैं, जो खोजें हुए, जो आविष्कार हुए अमेरिका में हुए, दुनिया भर के जो बड़े बड़े बिलियनर्स थे या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे वो अमेरिका में जाकर के बसने लगे और उसका कारण था कि काफ़ी स्थिर अर्थव्यवस्था थी, स्थिर बाजार था। तो इन सभी की चीज़ें क्या है कि वहाँ पर सूट करता था। तो ऐसे में दुनिया भर के लोग वहाँ पर जाकर बसने लगे और नए नए वहाँ पर इनोवेशन होने लगे और अमेरिका लगातार अपने सैन्य हथियार सप्लाई करते रहा। इसी में क्या है कि डॉलर जो है पूरी दुनिया में व्यापार का एक करेंसी बन गया। तो इस प्रकार से कुछ कहानी रही है। अब साथ ही उसके बाद क्या हुआ कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में या फिर अभी हाल ही में घटनाएं घट रही हैं, तो इससे पहले भी दुनिया में कई प्रकार की घटनाएं घटी हैं जिनसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा है। अभी हाल में जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, तो मिडिल ईस्ट की वजह से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है और उसमें तेल काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। जो पेट्रो डॉलर का समझौता, यदि सपोज कीजिए यहाँ पर पेट्रो डॉलर समझौता नहीं हुआ, हालांकि आपको बता दूं कि पेट्रो डॉलर जो समझौता है 1974 में हुआ था और 2024 में समाप्त हो गया है। यानी कि अब
ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं, 50 वर्षों का ये समझौता था और ये समाप्त हो गया है। अब इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है सऊदी के पास, ना यूरोपीय कंट्रियों के पास कि वो पेट्रो डॉलर में ही करें, लेकिन फिर भी अभी जो ज़्यादातर व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो ऐसे में यदि पेट्रो डॉलर समझौता नहीं होता तो हो सकता है और भी करेंसी में व्यापार होता, तो भारत की जो रुपया है, जो करेंसी है, वो उसकी जो स्थिति है काफ़ी अच्छी मजबूत हो सकती थी। तो साथ ही इस प्रकार से अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं इसकी वजह से अभी लगातार दाम गिर रहे हैं और सरकार के द्वारा इसको लेकर के, अर्थव्यवस्था सुधारने को लेकर के कई प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये भी प्रयास देखा जा रहा है। अब आपको बता दें कि ये क्या कोई पहली बार घटना है सोना बेचने की, ये भी खबर जो आ रही है, सोने बेचने या सोने गिरवी रखने की जो खबर आ रही है, क्या कोई पहली घटना है? तो आपको बता दूं कि इससे पहले भी हालांकि जो एक बहुत बड़ा घटना है, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक से महत्वपूर्ण जो घटना मानी जा रही है, सबसे ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है, जब भारत में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, यानी कि आर्थिक संकट आया था। साथ ही स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि भारत के पास सिर्फ 2 से 3 सप्ताह के लिए आयात करने का विदेशी मुद्रा बची थी। मतलब 2-3 सप्ताह ही भारत आयात कर सकता था, उसके बाद आयात करने की कोई मुद्रा नहीं बचती थी। तो उसको लेकर के भी बातें आई थी और उसको चर्चा हुई है। हालांकि उस समय का रीजन भी कुछ इसी प्रकार से, इस प्रकार से मुद्राएं भारत में घट रही हैं, तो अमेरिका के साथ अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं। आप सभी देखा कि हाल ही में 50% तक टैरिफ अमेरिका के ऊपर, भारत के ऊपर अमेरिका ने लगाए थे, जिससे भारत का जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो गया था। और उसके अलावा अभी हाल ही में खाड़ी की युद्ध चल रहे हैं, तो उससे पहले भी 1991 में भी खाड़ी की युद्ध शुरू हो गई थी, जिसमें कुवैत के ऊपर इराक ने हमला कर दिया था और तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसलिए भारत का जो आयात है वो खर्च हुआ था। इसके अलावा उस समय भारत आयात ज़्यादा करता था, निर्यात कम करता था, जिसकी वजह से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो पहले से ही कम चल रहा था। इसके अलावा भारत के ऊपर कर्ज भी बढ़ गया था, उस समय काफ़ी ज़्यादा भारत ने कर्ज ले रखे, चाहे IMF हो, WF हो। आपको बता दें कि उसको 1991 के बाद IMF ने कर्ज देने से भी मना कर दिया था, किसी इस प्रकार की स्थिति हो गई थी। तो उस समय कर्ज भी ज़्यादा बढ़ गया था, उनको शंका हो रही थी कि क्या भारत चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा, भारत दिवालिया होने के कगार पर था। तो इस प्रकार के कयास लगाए, मतलब की चर्चाएँ चल रही थी। तो उस समय कुछ वजह और थी। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता भी सबसे महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। उस समय सरकार लगातार चेंज हो रहे थे। 1989 से 1991 के बीच कई सरकारें बदली हैं, जिसमें फैसले लेने में दिक्कत हो रही थी, निवेशकों का भरोसा काफ़ी कम हो गया था। और जैसे कि मैंने बताया कि जो विदेशी कंपनियां, जो अंतर्राष्ट्रीय फंड कंपनियां, जैसे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इनके द्वारा कर्ज देने से भी कतरा रही थी। तो इसके पीछे ये भी वजह रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी देखा जा रहा है कि 1991 में जिस प्रकार से सोवियत संघ टूट करके और 13 देशों 15 देशों में, अलग अलग देशों में टूट गया था, तो भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार था, व्यापारिक साझेदार था। तो उसके पार के टूट जाने से भारत का व्यापार ही प्रभावित हुआ था। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने मिली थी। और भारत ने उस समय 47 टन सोना, आप देख सकते हैं 1991 में 47 टन सोना, मतलब कि 47 किलोग्राम सोने का 47 टन सोना विदेशों में भेजा था। और उसके लिए $405 मिलियन का ऋण जुटाया था, ताकि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको मेंटेन किया सके, बनाए रख सके और दिवालिया होने से बचाया सके। तो इस प्रकार की घटनाएं घटी। उस समय नरसिम्हा राव सरकार थी, भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान उसके बाद प्रधानमंत्री थे, और जो भारत के वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इस प्रकार के उनके द्वारा कुछ कदम उठाए गए, जिनकी सराहना भी हुई थी। हालांकि भारत की जो छवि है, भारत की जो एक वो होती है पूरी दुनिया में छवि, और एक मतलब अपना वो देख करके, तो उस भारत की जो एक छवि को लेकर के भी सवाल उसमें खड़े होने शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार की घटनाएं घटी। हालांकि बाद में भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं। LPG से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, नीतिकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई, जिसमें भारत में काफ़ी ज़्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट आई और उसको लेकर काफ़ी जो चीज़ें हैं सरल हो गई। हालांकि बाद में कदम उठाया गया था, वो अलग विषय है। अब अभी हाल में बात करें साथियों, तो भारत के पास खबरों में निकल के आ रही है कि मार्च के अंत तक भारत के पास, यानी कि RBI के पास 880.5 मीट्रिक टन सोना था। इस भंडार का लगभग 77% हिस्सा भारत में संग्रहित है और बाकी जो 23% हिस्सा है वो इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से भारत के पास भंडार हैं। और अभी जिस प्रकार से भारत ने प्रयास किए हैं पिछले 6 महीनों में बात करें डाटा के बारे में, तो 66% ही था। मतलब भारत के 880 मीट्रिक टन में से 66% हिस्सा जो था वो भारत में स्टोर था, भारत में संग्रहित था। लेकिन बाकी जो 44% था वो विदेशों में था। लेकिन भारत ने अभी इस प्रकार से प्रयास किए हैं कि हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, जैसे कि रसिया और ईरान और इनके देशों के जो संपत्तियां विदेशों में थी उनको फ्रीज कर दिया गया था। तो भारत ने कदम उठाया था कि इन संपत्तियों को जो भी संग्रहित करना है भारत में ही करें। तो उसकी वजह से क्या है कि 77% हो गया है। तो मतलब काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के भी खबरें आई हैं। इसके बाद साथियों अभी जिस प्रकार से ये खबर निकल के आ रही है कि भारत ने 12 अरब डॉलर का व्यापार, मतलब कि सोना बेचा है। लगभग ये 83 टन के आसपास का मीट्रिक टन का सोना है। इसमें वजन में बात करें तो 83 मीट्रिक टन के आसपास होता है, जिस मुद्रा अभी वर्तमान में जो कीमत है।
तो इतने का सोना बेचा, जिससे क्या है कि अभी 20 मई के बाद से एशिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में जो भारत की मुद्रा है वो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अभी भारत में बात करें तो जो सुधार है वो देखा जा रहा है, जिसमें 0.2% की बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि लगभग जो पहले 97 रुपये के आसपास ट्रेंड कर रही थी, लग रहा था कि 100 रुपये पहुँच जाएगा, तो ऐसे में अब 95.17 पर आ गया है। तो मतलब काफ़ी हद तक सुधार देखा जा रहा है। ऐसे में साथियों जो खबर निकल के आ रही है इस पर काफ़ी ज़्यादा सत्यता भी हो रही है। हालांकि इससे पहले जो भारत के गवर्नर हैं आरबीआई के संजय मल्होत्रा ने रुपए को स्थिर करने के लिए जो सभी उपलब्ध हैं उन पर विचार करने पर बात कही थी, सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा, जिनमें ब्याज दरों में कमी है, विदेशी निवेश को डॉलर जुटाना है। तो मतलब कई प्रकार के जो कदम हैं डॉलर सुधारने के लिए किए जाएंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। हालांकि साथियों अभी इस खबर को लेकर के आरबीआई से जवाब मांगा गया है, लेकिन जवाब आरबीआई की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इसको लेकर जैसे कोई भी खबर आई इस पर हम चर्चा करेंगे। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। जानकारी कैसी लगी इसके बारे में वीडियो में बताइए, कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।